हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी वो 12th वालों के लिए होगी। जैसे हमने प्रॉमिस किया था, आपके लिए हम लोग लेके आए हैं CTQ सीरीज। तो ये इस सीरीज का बेटा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12th वालों के लिए। तो बेटा यहां हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड थ्योरी और उनके पीछे का कंसेप्ट। तो बेटा इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह देखिए, जिसके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा आपको बेटा इस सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट रखना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक हो गया? दूसरी बात बेटा, बहुत जरूरी है इस टाइम आप खुश रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और हमेशा एक स्माइल आपके फेस पे आनी चाहिए। तो बेटा हमारा काम न केवल आपको एजुकेट करना है, न केवल सिलेबस खत्म करना है, बट इसके अलावा हमारा काम यह भी होना चाहिए कि आपको कैसे मोटिवेट रखें और कैसे स्माइल करते हुए रखें, क्योंकि हमारे बच्चों के फेस में स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तो बेटा इसीलिए आपको बार बार ये याद दिलाता मैं रहूंगा कि हमेशा स्माइल करते रहना है और हमेशा खुश रहना है। ठीक है? तो बच्चों देखते हैं आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेटा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर को हम एक चार्ज की बात करते हैं और वो चार्ज होता है रेस्ट में। अगर कोई चार्ज बेटा रेस्ट में होगा तो उस चार्ज की हम लोग स्टडी करेंगे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन इमीडिएटली आता है कि सर ये चार्ज क्या होता है। तो बेटा सुनिए जरा, एक चार्ज, अगर देखिए बेटा एक सिंबल दिखाते हैं Q। एक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट हमने किया हुआ है एक चार्ज। ठीक है? तो बेटा ये चार्ज अगर हमारे पास है, ठीक है, और ये किसी बॉडी में आ जाए, ठीक है, मान लीजिए चार्ज एक ऐसी चीज है, अगर वो किसी बॉडी में आ जाए तो बेटा ये बॉडी हो जाएगी चार्ज्ड, हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चार्ज। अब कहेंगे सर ये तो सिंपल है सर, चार्ज आ गया बॉडी हो जाएगी चार्ज, तो क्या हुआ? बेटा सुनिए, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाती है ना तो उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मतलब क्या? ये जो बॉडी चार्ज हो गई है ना बच्चे, ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर सकती है। समझ में आया? तो इस बॉडी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। समझ में आया? तो चार्ज इज समथिंग बेटा possessed by in body due to which that body start showing some electrical properties। कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करने लगती है ये बॉडी। समझ में आया? कैसे फिनोमेना? लाइक बेटा इस बॉडी की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम देखेंगे धीरे धीरे एक पोटेंशियल डेवलप करने लगेगी ये बॉडी। क्लियर हुआ? फोर्स लगाने लगेगी किसी दूसरी बॉडी पर, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर। समझ में आया? तो बेटा चार्ज क्या चीज है? चार्ज एक ऐसी चीज है जो किसी भी बॉडी में आ जाए तो उस बॉडी को कुछ प्रॉपर्टीज देके जाता है और वो प्रॉपर्टीज से ये बॉडी क्या करने लगती है? किसी दूसरी बॉडी को इंटरेक्ट करने लगती है। समझ में आया? तो बेटा देखिए चार्ज की जो यूनिट होती है, देखिए चार्ज, बेटा ये चार्ज की जो यूनिट होती है ना, इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। समझ में आया? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है? ठीक हो गया। सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल इसका हो गया Q। हम चार्ज को डिनोट करेंगे Q से। क्लियर है ना? Q से हम लोग डिनोट करेंगे इस चार्ज को। ठीक है सर, चार्ज की यूनिट भी आ गई हमारे पास, चार्ज का सिंबल भी पता चल गया। एक और चीज है बच्चे, चार्ज जो होती है वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। समझ में आया ना? सिर्फ हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, तो चार्ज उन 7 में नहीं थी। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम निकालना सीखते हैं इस चार्ज की डायमेंशन। ठीक है? तो बच्चे हमको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट बनाता है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। तो बेटा यहां से देखते हैं करंट की डायमेंशन होती है A
और t टाइम की डायमेंशन होती है t, तो बेटा जो चार्ज की डायमेंशन होगी दैट इज at। समझ में आया? ये याद नहीं करना, ये आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए, धीरे 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 समझ में आने लगेगा। क्लियर हो गया ना? तो चार्ज की डायमेंशन आ गई, हमें पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम चार्ज की स्टडी करेंगे, और वो चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए बेटा, उस पर कोई भी वेलोसिटी मूव नहीं करना चाहिए वो चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर वो चार्ज मूव करेगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होने लगेंगी। समझ में आया? तो बेटा तो उस चार्ज के बारे में हमने बोला, चार्ज ऐसी चीज है जो किसी बॉडी में आ जाए तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, बेसिकली हम बोलेंगे इंटरेक्ट करेगी किसी दूसरी बॉडी से। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, चार्ज का सिंबल, जो चार्ज का सिंबल होता है दैट इज क्यू, उसकी यूनिट कूलम, डायमेंशन आपके सामने है। ये बेसिक चीज है चार्ज के बारे में। बहुत बेसिक लेक्चर है बेटा, ये बहुत बेसिक लेक्चर है। शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन है लेक्चर बेसिक, लेकिन बहुत बहुत डेप्थ में हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर हुआ ना? क्योंकि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो न्यूमेरिकल में मेरा प्रॉमिस है कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। याद रखिएगा, कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। हम लोअर लेवल से देखेंगे हायर लेवल तक के न्यूमेरिकल, हम लोग सीधे बेसिक न्यूमेरिकल से जेई और नीट के क्वेश्चंस भी लेंगे यहां पर को, और मेरा प्रॉमिस है कहीं पर भी नहीं फंसेंगे आप अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं जरा। चार्ज के बाद हमने करी, तो बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज अगली चीज आता है। तो कितने टाइप का हमारा चार्ज होता है जरा देखते हैं। हमारे पास बेसिकली बेटा दो टाइप का चार्ज होता है, या हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस सिंबल से हम लोग इसे दिखाते हैं। सेकंड में आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम दिखाएंगे बेटा माइनस सिंबल से। दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। अगर किसी बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं है या सम ऑफ चार्जेस जीरो हैं तो बेटा वो न्यूट्रल बॉडी होगी, और वहां उस बॉडी में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो चार्ज हो गए। क्लियर हो गया? इजी अंडरस्टैंडिंग है, आ गई यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखिए बेटा, अब हम जरा देखते हैं कि एक एटम को मैं देखना चाहूंगा बेटा। एक एटम जो होता है बेसिकली, ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है ना? ये मेरे पास एक एटम है। तो बेटा एटम में आपको पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा आपको ये पता है कि भाई जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है ना? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एटम में उतने ही सेम नंबर के प्रोटॉन्स भी होंगे। क्लियर? ठीक है, और आपको यह भी पता है कि भैया जिस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उस समय बताया गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रॉपर्टी होती है उसकी। समझ में आया? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बेटा इतना नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में। क्लियर हो गया? चाहे वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, इतना नेगेटिव चार्ज होगा उसमें। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, समझ में आ गया ना? इतना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, नेगेटिव नेचर होता है। क्लियर? तो उसके बाद हमने देखा बेटा कि प्रोटॉन क्या चीज है। इस प्रोटॉन में, एक प्रोटॉन में बेटा सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, बट इसका साइन होता है पॉजिटिव साइन का होता है। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी है इनकी। आज से आपको कोई भी बोलेगा इलेक्ट्रॉन में चार्ज, तो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, whereas चार्ज इन द प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अभी मैंने एक बात बोली थी बेटा कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम नंबर के प्रोटॉन्स भी होते हैं। अगर किसी एटम में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखिए सेम चार्ज होता है, बस साइन का अंतर होता है। क्लियर हुआ?
और एक एटम में अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन भी होंगे। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम में। ठीक हो गया। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें जितना सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है उनका सम बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के कारण भी आ रहा है। दैट मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इज 0। क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मुझे किसी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है, जरा देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी भी बॉडी में, देखिए बेटा ये मेरे पास एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी। ध्यान देना, डेप्थ समझना, इस चीज की डेप्थ समझना, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और अपना टारगेट अचीव कीजिए। दैट्स इट। देखिए ये मेरे पास बॉडी है बेटा, है एक बॉडी, ठीक है। इस बॉडी पे ये एटम है, मान लेते हैं इस बॉडी का एटम ये है। क्लियर हुआ। अब मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है, इस बॉडी को मैं चाहता हूं, मैं चार्ज करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि इस बॉडी को बेटा मैं चार्ज करना चाहता हूं। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जरा यहां पर देखिए। मैं चाहता हूं इस बॉडी को चार्ज हो, और ये बॉडी जो बनी हुई है एटम से मिलकर बनी हुई है, और हमें पता है कि भैया एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स जितने भी एटम्स इसमें होंगे सबके सब न्यूट्रल होंगे, सबके सब में कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब इस बॉडी में भी कुछ चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर हुआ। वापस से सुनिए, मैं चाहता हूं इस बॉडी को चार्ज करना, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जिस चीज से ये बॉडी मिलके बनी हुई है, जिन एटम से ये बॉडी मिलके बनी हुई है, वो एटम न्यूट्रल है। उन एटम्स में जो टोटल चार्ज है वो है 0। तो ये बॉडी भी न्यूट्रल है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। समझ में आया आपको। तो बेटा मैं चाहता हूं इसको चार्ज करना, तो कैसे ये चार्ज होगा जरा हम देखेंगे। बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पर से इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा, बट अभी ये समझिए कि मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल देता हूं, मैं एनर्जी देता हूं, कुछ एनर्जी होगी, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं। तो देखिए यहां पर को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। समझ में आया। अब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। दैट मीन्स कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो बेटा जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बॉडी में एक चार्ज आ जाएगा प्लस ई का। समझ में आया। यहां पर को ये ई क्या है बेटा, ये ई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज आ जाएगा इस बॉडी में, और पॉजिटिव नेचर का आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव नेचर का, भैया हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कौन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। तो पॉजिटिव चार्ज इतना आ गया इस बॉडी में। क्लियर हुआ। बार बार बेटा मैं इस चार्ज को नहीं लिखूंगा, बार मैं इतने चार्ज को नहीं लिखूंगा, इसको मैं एक सिंबल दे देता हूं, इतने चार्ज को मैं एक सिंबल दे देता हूं ई। तो मेरी बॉडी में चार्ज आ गया प्लस ई का। ध्यान रखिएगा ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, इतने चार्ज का पैकेट को हम ई से डिनोट कर देते हैं। इतने अमाउंट के चार्ज, जहां पर भी इतना अमाउंट का चार्ज आएगा उसको मैं ई सिंबल से डिनोट करूंगा। क्लियर होगा। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भी। एनर्जी दीजिए, जितनी एनर्जी देंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्लियर हुआ। अगर बेटा मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो यहां पर को 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आएगा। सो इट विल बी 2e। क्लियर हुआ। ई
ये चार्ज है। समझ में आ गया आपको? अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं कि भाई किसी भी बॉडी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो वो बॉडी चार्ज हो जा रही है, चार्ज हो जा रही है वो बॉडी। क्लियर हुआ नहीं? समझ में आया? तो बेटा अगर एक दूसरी बॉडी है, देखते हैं जरा, एक दूसरी बॉडी है मेरे पास, ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का नाम है B एंड दिस बॉडी इज A। देखिए ध्यान से देखिए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले अगर बेटा वो इस बॉडी में गए, पहले बी बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, सम ऑफ चार्जेस 0, कोई भी चार्ज नहीं था बी बॉडी में, बी बॉडी न्यूट्रल थी पहले। समझ में आया? लेकिन अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से आया, समझ में आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से आया तो बी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बच्चे इस बी बॉडी में माइनस ई चार्ज आ गया। माइनस ई, समझ रहे हैं ना माइनस ई मैं क्या कह रहा हूं? ई यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई जो है चार्ज है, इतना चार्ज, तो इतना चार्ज इस बॉडी में आ गया। क्लियर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ए बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो बेटा बी बॉडी में जो चार्ज आया -2e आया। क्लियर है? -2e चार्ज आ गया हमारे पास बी बॉडी में। तो यहां से मेरे को एक बात पता चली बॉस, क्या बात पता चली कि जो बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग है, किसी भी बॉडी को अगर मैं चार्ज करता हूं तो बेसिक कॉज जो है चार्जिंग का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं चाहे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ट्रांसफर होने चाहिए और बॉडी हो जाएगी चार्ज। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, तो बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख पा रहे हैं? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बेटा यहीं से ये बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आप नोटिस कर रहे हैं कि भैया जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें +e चार्ज आया था। कितना चार्ज आया था? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +e चार्ज आया था। 2 इलेक्ट्रॉन निकले बेटा +2e आया, 3 इलेक्ट्रॉन निकले +3e आया, इस बॉडी में चार्ज। क्लियर हुआ? और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला +e चार्ज आया, इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन गया -e चार्ज आया -e। 2 इलेक्ट्रॉन जब गए -2e चार्ज आया, सॉरी -2e चार्ज आया। क्लियर हुआ? अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -3e चार्ज आ जाएगा। तो यहां से मुझे यह बात पता चल रही है कि चार्ज हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं पर -e चार्ज है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी के पास +e चार्ज भी होगा। अगर कहीं -2e चार्ज है तो कहीं ना कहीं +2e चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। ऑलवेज चार्ज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं चार्ज। क्लियर हो गया ना? तो 2 बातें यहां से हमें पता चली कि एक, जब भी चार्ज किसी बॉडी में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। दूसरी बात पता चली बेटा, दूसरी बात यह पता चली कि जब भी चार्ज किसी बॉडी में आएगा तो वो पेयर्स में आएगा। कहीं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज किसी ना किसी दूसरी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। और एक और बात सीखे यहां पर को, क्या बात है, अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रहा हूं, देखिए इस बॉडी को मैंने चार्ज किया, मैं चाहता हूं कि बी बॉडी चार्ज हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो जाए, मैं चाहता हूं नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रॉन दिए हुए चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन हमने देना पड़ेगा। ठीक है। क्या हम इसको हाफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, कभी भी 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा इंटीजर में हमने क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्लियर हुआ? तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, अगर आप चाहते हो कि सर इस बी बॉडी में इस बी बॉडी में चार्ज दीजिए और चार्ज E/2 का दीजिए, सर E/2 का चार्ज दीजिए सर, तो बेटा ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता E/2 का चार्ज आना इस बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो बेसिक कॉज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हाफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी भी -E/2 चार्ज नहीं आएगा। सेम चीज अगर आप बोलेंगे मुझसे तो सर ए बॉडी में सर +E/2 चार्ज दे दीजिए, तो मैं आपसे सिंपल ये बोलूंगा, आई एम सॉरी बेटा, नहीं हो पाएगा।
क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? तो हमेशा जो भी चार्ज ए बॉडी में आए या जो भी चार्ज बी बॉडी में आए वो इंटीग्रल फॉर्म में आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप मिनिमम कितना चार्ज दे सकते हैं बी बॉडी को, तो मैं कहूंगा ई के बराबर इतना चार्ज हम दे सकते हैं, चाहे वो प्लस इतना हो या माइनस इतना हो। अगर मैं चाहूंगा कि सर इसमें इस बी बॉडी में नेगेटिव चार्ज दीजिए और मिनिमम चार्ज दीजिए, एक तो नेगेटिव देना है और मिनिमम देना है, तो मैं ये कहूंगा अच्छा नेगेटिव चाहिए तो भाई इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। अगर इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। कितना मिनिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? एक से मिनिमम इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बेटा जो मिनिमम चार्ज आएगा दैट विल बी माइनस ई। सेम केस अगर इसमें हमने इस ए बॉडी में मिनिमम चार्ज देना है, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, आधा इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ? तो बेटा जो चार्ज आएगा वो मिनिमम जो चार्ज होगा दैट विल बी 1e। क्लियर? 1e मींस ई इज द दिस वैल्यू ऑफ चार्ज। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, सर पूछते हैं सर ये ए से ही आपने इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला? सर क्या बी से नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन? सर हम तो बी से निकालना चाहते हैं। तो बेटा सुनिए जरा, सुनते हैं कि क्या ये बात है, क्यों ए से निकलता है बी से नहीं निकलता, या बी से निकले या ए से ना निकले। जरा एक बार सुनते हैं बेटा। देखिए अगर हमें ध्यान से देखिएगा, अगर हमें किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेट्स से ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैंने एटम बनाया, मैं बॉडी नहीं बना रहा हूं, मैं एटम बना रहा हूं। एक ये मेरे पास है, दूसरा एटम बेटा ये है। देखिए दूसरा एटम मेरे पास ये है, ठीक है। जरा देखते हैं, जरा देखिए इस एटम में लेट्स से बेटा इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। देखिए जो बॉडी ए है, उस बॉडी ए का जो एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और बी बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। बिल्कुल भाई, ये डिफरेंट मटेरियल की बॉडी है, ये डिफरेंट मटेरियल की बॉडी है। अगर मटेरियल डिफरेंट है दोनों बॉडीज का, तो एटम भी डिफरेंट होंगे। एटम अगर डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे। समझ में आया? तो बेटा देखिए यहां पर को मेरे पास ये बॉडी ए है, इस बॉडी ए के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग होंगे, और नंबर ऑफ एटम बी बॉडी के अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे और प्रोटॉन्स भी अलग अलग होंगे। साइज दोनों बॉडी का अलग अलग होगा। समझ में आया? तो ध्यान से जरा सुनते हैं हम लोग कि अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, इस बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं बेटा, मैं चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि इस बी बॉडी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो कहीं से भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड किए रहता है। समझ में आया? आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे क्या बेटा, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। कोई भी सिस्टम अगर बाउंडेड स्टेट में है, बाइंड है, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नेगेटिव होती है बेटा। अगर इसको मैंने यहां से निकालना है तो मैंने कुछ पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ध्यान से सुनिए, इस एटम का साइज अलग है, इस एटम का साइज अलग है, दोनों का साइज अलग है, दोनों का अट्रैक्शन देखिए, न्यूक्लियस और इसका जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहां पर को अलग है, यहां पर को अलग है। दैट मींस जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगी। हो सकता है यहां पर को, हो सकता है यहां पर को, अगर 10 जूल है तो हो सकता है यहां पर को 8 जूल हो। पॉसिबल है? समझ में आया? सेम नहीं होगी। अगर यहां पर को 10 जूल है, हो सकता है यहां पर को 12 हो जाए। ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, ये डिपेंड करता है वो फोर्स पर। क्लियर हुआ? तो अगर यहां पर कोई एनर्जी बेटा 10 जूल है, अगर मैं 10 जूल एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मैं 8 जूल एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आया? अगर मैं यहां पर को 9.5 भी दे दूं ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा।
हाँ, अगर मैं 10 से ज्यादा दे दूं तो आराम से निकलेगा। समझ में आया? तो बेटा मिनिमम एनर्जी कम से कम 10 जूल एनर्जी चाहिए इस बी के एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेम मिनिमम एनर्जी ए को चाहिए 8 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देख लीजिए 8 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर हुआ? तो मुझे यह बताइए, इन दोनों को अगर मैं एनर्जी दूंगा तो जल्दी आसानी से कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल ए से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। समझ में आया? अगर यहां पर 8 जूल है बेटा, यहां पर को 5 जूल होता तो बिल्कुल बी से पहले निकल जाता। बिल्कुल बी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता, बाद में ए से निकलता। क्लियर है? तो हर एक एटम को कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ? इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। देखिए 5 कम है, 8 ज्यादा है। तो ए का वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा है। बी का वर्क फंक्शन क्या है? कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? बी से निकलेगा और ए पे जाएगा। क्लियर हुआ? सो वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुनिए, अब सुनते हैं बेटा। अगर मैं इन दोनों एटम को, इन दोनों बॉडीज को अगर मैं एनर्जी दूंगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ए पे जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो हम ये समझ लेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर हो गया, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो मैं अपनी सारी चीज जो समअप करूंगा बेटा, वो एक लाइन से करूंगा। चार्ज ऑन अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and electron always transfer from a body having lower value of work function to a body having higher value of work function. क्लियर हुआ? लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन आएगा। सो दिस बॉडी विल बियर अ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज, और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आपको इस लेक्चर से थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। और बेटा सुनिए जरा एक और चीज, इस एनर्जी जो हम दे रहे हैं, ये एनर्जी भी हम डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं। समझ में आया? बहुत अलग अलग टाइप है एनर्जी देने के, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही टाइप पढ़ना है, दैट इज फ्रिक्शन। अगर मैं दो बॉडीज को रब करता हूं तो फ्रिक्शन से एनर्जी क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है, और वही हीट इन दोनों बॉडीज को मिलती है। दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेटा इसको। क्लियर हुआ? 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल है, जहां पर हम फ्रिक्शन की हेल्प से एनर्जी देंगे और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ठीक है, तो बेटा हमने चार्ज देखा, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे किसी बॉडी में आता है चार्ज, ये हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा कि किसी बॉडी में कितना मिनिमम चार्ज आ सकता है। समझ में आया? और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज किसी ना किसी दूसरी बॉडी पे भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, किसका कम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन से, ये हमने आज सीखा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इससे आगे भी हम आपको डेली लेक्चर देते रहेंगे। तब तक जुड़िए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा स्माइल। हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए और पढ़ते रहिए।